मारथोमा चर्च के संस्थापक डॉक्टर जोसेफ मारथोमा मेट्रोपॉलिटन की 90वीं जयंती समारोह को किया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा संबोधित। देश में आर्थिक प्रगति और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री ने किया आत्मनिर्भर भारत का आह्वान। प्रधानमंत्री ने कहा, कोविड-19 से निपटने में सरकार और जनता के संयुक्त प्रयासों से भारत की स्थिति कई देशों से बेहतर, रिकवरी रेट में भी हुआ इजाफा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की अध्यक्षता में कोरोना वायरस महामारी पर मंत्रियों के समूह की हुई 17वीं बैठक में देश में कोविड-19 की ताजा स्थिति, कार्रवाई और प्रबंधन से जुड़े मुद्दों पर हुई चर्चा। केंद्रीय स्वास्थ्य दल आज महाराष्ट्र के दौरे पर। देश में कोरोना से स्वस्थ होने का दर 58% से ज्यादा, सक्रिय मामलों की संख्या 1,97,000 के पार। दुनिया भर में कोरोना वायरस से 97,64,000 से भी ज्यादा लोग संक्रमित, 4,92,000 से भी ज्यादा लोगों की हुई मौत। WHO ने कहा, कोरोना से निपटने के लिए 30 अरब अमेरिकी डॉलर से ज्यादा की जरूरत। राष्ट्रपति ने दी बैंकिंग नियमन संशोधन अध्यादेश 2020 को मंजूरी। सहकारी बैंकों के बेहतर प्रबंधन और नियमन में मिलेगी मदद। जनता, निवेशकों और बैंकिंग व्यवस्था के हितों का होगा संरक्षण। स्वदेश में विकसित एंटी टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम मारीच भारतीय नौसेना में शामिल। ये आने वाले टॉर्पीडो को खोजने, उसकी स्थिति का पता लगाने और बेअसर करने में है सक्षम। सरकार की मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देते हुए नवीन प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भर बनने की देश के संकल्प को प्रोत्साहन। उत्तर प्रदेश में जेलों की व्यवस्था को लेकर शासन के प्रतिनिधि और मंत्रिमंडल द्वारा लगातार निरीक्षण किया जाता है। जेल की व्यवस्थाओं पर कई बार प्रश्न चिन्ह भी लगते हैं, तो निरीक्षण के दौरान कहीं जेल व्यवस्थाओं को सुधारने की चेतावनी भी दी जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जिला कारागार एटा की, जिसे संस्था द्वारा प्रमाण पत्र देकर ISO प्रमाणित किया गया है। आपको बता दें कि ISO प्रमाणित करने के लिए संस्था द्वारा लगातार निरीक्षण किया जाता है, जिसमें 100% व्यवस्थाएं सही पाए जाने पर, साथ ही इन्वायरमेंट सही ढंग से होने के बाद यह प्रमाण पत्र दिया जाता है। अब बात करें एटा जिला कारागार की, तो जेल प्रशासन, जेल का कर्मचारी स्टाफ कैदियों के साथ मित्रवत व्यवहार के लिए चर्चाओं में बना रहता है। यहाँ के कैदी अपने आप को घर में रहने जैसा महसूस करते हैं, क्योंकि यहाँ के जेल प्रशासन का कैदियों के प्रति व्यवहार और रवैया बहुत नरम रहता है, जिसके चलते यहाँ की व्यवस्थाओं में जेल प्रशासन जुटा रहता है। इस मामले में जेल अधीक्षक BP सिंह ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि गौरव करने वाली बात है कि जिला कारागार को ISO प्रमाणित किया गया है। हमारा जेल प्रशासन और व्यवस्थाएं संस्था के नियमों पर 100% खरी उतरी हैं। कोरोना मरीजों की रिकवरी रेट में लगातार सुधार हो रहा है। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या सक्रिय मरीजों की संख्या से 96,000 अधिक हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि कोविड-19 से बचाव, नियंत्रण और प्रबंधन के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर केंद्र के श्रेणीबद्ध, निवारक और अति सक्रिय उपायों के सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं। शुक्रवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में कोरोना के अब तक के सबसे ज्यादा 17,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए, लेकिन साथ ही 13,940 मरीज ठीक भी हुए। इसके साथ ही अब तक स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 2,85,636 हो चुकी है और कोविड-19 रोगियों के स्वस्थ होने की दर 58.24% हो गई है। इस बीच ICMR ने 11 नई प्रयोगशालाओं को कोविड-19 जांच की अनुमति दी है। देश में अब 1016 प्रयोगशालाएं कोविड-19 की जांच के लिए समर्पित हैं और इनमें 737 सरकारी और 279 निजी क्षेत्र की हैं। रोजाना जांच के नमूनों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है और अब तक 77 लाख से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की अध्यक्षता में आज कोरोना वायरस पर मंत्रियों के समूहों की बैठक होगी। इसमें कोरोना महामारी से निपटने के उपायों और आगे की रणनीति पर मंथन होने की उम्मीद है। वहीं कोरोना महामारी की स्थिति की समीक्षा के लिए 3 राज्यों के दौरे पर गए केंद्रीय दल ने कल अहमदाबाद के विभिन्न इलाकों का दौरा किया। स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल के नेतृत्व में गए केंद्रीय दल ने गांधीनगर में मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के साथ बैठक की। इस दौरान केंद्रीय दल को राज्य में कोविड-19 की स्थिति से निपटने के उपायों की जानकारी दी गई। केंद्रीय दल
सीएम डैशबोर्ड भी देखने गया और सीएम डैशबोर्ड के जरिए अहमदाबाद सिविल अस्पताल की स्थिति की समीक्षा की गई। 2 सदस्यों का दल अहमदाबाद के कुछ कंटेनमेंट जोन में भी गया और नगर निगम अधिकारियों के साथ कोविड-19 से निपटने की रणनीति पर चर्चा की। गुजरात में अब तक 30,158 लोग कोरोना संक्रमित हैं। हालांकि इनमें से 22,038 कोरोना मरीज ठीक भी हो चुके हैं और राज्य में अब तक कुल 1,722 लोगों की मौत हुई है। देहरादून के डोईवाला में सड़क हादसे का शिकार हुए 4 युवक लॉकडाउन में बंद पड़ी बेकरी को दोबारा शुरू करने दून जा रहे थे, क्योंकि आर्थिक तंगी और परिवार की चिंता ने उन्हें लौटने के लिए मजबूर कर दिया था, लेकिन समय को कुछ और ही मंजूर था। पुलिस ने जानकारी दी कि इंतजार की आज़ाद कॉलोनी में बेकरी थी। हादसे में मारे गए साबिर, साकिब और खालिद के अलावा घायल दिलबाज और साजिद इस बेकरी में काम किया करते थे। लॉकडाउन शुरू होने के बाद सभी बेकरी बंद करके अपने अपने गांव चले गए। बेकरी बंद होने से उनकी आर्थिक हालत खराब होती जा रही थी, इसलिए उन्होंने दून लौटने का फैसला किया। सभी दून के लिए घर से निकल पड़े, लेकिन रात को मड़ेमाई मंदिर के पास हादसे के बाद 4 परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। देर रात ट्रक और वैन की आमने सामने की टक्कर हो गई, जिसमें साबिर, इंतजार, साकिब, मोहम्मद खालिद की मौत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजधानी दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए श्रद्धेय डॉक्टर जोसेफ मारथोमा मेट्रोपॉलिटन की 90वीं जन्मदिवस समारोह में हिस्सा लिया। भारत और विदेश से मारथोमा चर्च के तमाम अनुयायियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया और इस अवसर पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने लोगों और विकास के अनुकूल निर्णय को लेकर अर्थव्यवस्था से संबंधित मुद्दों को हल किया है। पीएम ने देश में आर्थिक मजबूती और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए आत्मनिर्भर भारत का भी आह्वान किया और पीएम ने कहा कि कोरोना योद्धाओं की मदद से भारत मजबूती के साथ कोरोना से लड़ रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने भारत पर कोरोना वायरस का बहुत गंभीर प्रभाव पड़ने की भविष्यवाणी की थी, लेकिन सरकार और जनता के समन्वित प्रयासों से भारत में कई अन्य देशों की तुलना में हालात काफी बेहतर हैं। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने लोगों से अब और अधिक सावधानी बरतने का आग्रह किया। उन्होंने सभी से मास्क पहनने, सामाजिक दूरी का पालन करने और भीड़ भाड़ वाले स्थानों से परहेज करने की अपील की। Friends, our government has always been guided by sensitivity and a long-term vision to make India a growth engine. We have taken decisions not from comfortable government office in Delhi, but after feedback from people of the ground. It is this spirit that ensures every Indian has access to a bank account. Over 8 crore families have access to smoke-free kitchens. Over 1.5 crore houses have been made to give shelter to the homeless. India is home to the largest healthcare scheme in the world, Ayushman Bharat. Over a crore people have got quality treatment. For the poor, we are bringing one nation, one ration card scheme to help them where they are. For the middle class, we have brought a number of initiatives to boost ease of living. For farmers, we have increased the MSP and made sure they get the right price. And we are making the sector free from middlemen. For women, we are ensuring that their health care gets due attention via various schemes and their career path
is not compromised by ensuring extension of maternity leaves. The government of India does not discriminate between faith, gender, caste, creed, or language. We are guided by the desire to empower 130 crore Indians, and our guiding light is the Constitution of India. डॉक्टर जोसेफ मारथोमा ने कोरोना के खिलाफ केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सामूहिक प्रयासों की सराहना की। इसके साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य कर्मचारियों और पुलिस के प्रयासों को भी सराहा। The excellent work that the state and government and especially the health department and the police have done is commendable. And also the benevolence of the central government is also commendable. Very happy that he is very bold to lead and capable to lead India for a better future. लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या में हो रहे इजाफे को देखते हुए आज से दिल्ली एनसीआर में सेरोलॉजिकल सर्वे शुरू किया जाएगा। इससे कोविड महामारी का व्यापक तौर पर विश्लेषण हो पाएगा। एनसीडीसी और दिल्ली सरकार संयुक्त रूप से यह सर्वे करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के घनी आबादी वाले क्षेत्रों में कोविड संक्रमण को रोकने और पता लगाने के लिए आरोग्य सेतु और इतिहास ऐप्स के उपयोग की भी मंजूरी दी थी। दिल्ली के लोगों की कोरोना वायरस के लिए स्क्रीनिंग करने के मकसद से 2-2 सदस्यों वाली कम से कम 1100 टीमों का गठन किया गया है। हर टीम में 2 सदस्य होंगे और वो घर घर जाकर कोरोना वायरस संक्रमण के संबंध में सर्वेक्षण करेंगी। सर्वेक्षण का काम कुछ जिलों में शुरू हो चुका है। दिल्ली सरकार की कोविड-19 प्रतिक्रिया योजना के तहत 30 जून तक निरुद्ध क्षेत्रों में सर्वेक्षण का काम पूरा होगा और बाकी दिल्ली में ये काम 6 जुलाई तक पूरा किया जाएगा। ये टीमें एक मोबाइल एप्लीकेशन एसएस कोरोना से लैस हैं, जो सरकार द्वारा गठित एक वेब पोर्टल को तत्काल जानकारी भेज देगा। वहीं दिल्ली में विशेष तौर पर कोविड-19 के मरीजों का इलाज करने वाले अस्पतालों को सभी वार्ड में तत्काल सीसीटीवी कैमरा लगाने के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग के आदेश में यह भी कहा गया है कि सभी कोविड-19 समर्पित अस्पतालों को मरीज के एक अटेंडेंट को अस्पताल परिसर में रुकने की अनुमति देनी होगी, जो कि अस्पताल की ओर से तय स्थान पर ही रहेगा। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि राजधानी में अधिकतर रोगियों में कोरोना वायरस का हल्का प्रभाव है और दिल्ली कोविड महामारी को नियंत्रित करने के लिए पूरी तरह तैयार है। दिल्ली के कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से 3 गुना ज्यादा 18 से 20 हजार टेस्ट किए जा रहे हैं। बड़े पैमाने पर टेस्ट से मामले थोड़ा बढ़ेंगे, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। ज्यादातर लोगों को अस्पतालों की जरूरत नहीं पड़ रही है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि प्लाज्मा पद्धति से भी रोगियों को काफी हद तक मदद मिल रही है। दिल्ली में कल कोरोना वायरस के 3,460 नए मामले आए हैं। इसके साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 77,240 हो गई है। राजधानी में 2,326 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। अब तक दिल्ली में 47,091 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। राजधानी में कल 21,144 टेस्ट किए गए। इस बीच राधा स्वामी सत्संग व्यास कोविड सेंटर भी चालू कर दिया गया है। यहां 10,000 बेड वाली क्षमता का सेंटर बनाया गया है और इसकी जिम्मेदारी आईटीबीपी को सौंपी गई है। कोरोना महामारी वायरस के संक्रमण की वजह से दिल्ली के सभी स्कूल 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने इसकी घोषणा की। हालांकि पढ़ाई का नुकसान ना हो, इसलिए ऑनलाइन क्लासेस चलती रहेंगी। इनमें सरकारी, प्राइवेट, एडेड, एनडीएमसी सभी स्कूल शामिल हैं। दिल्ली के परिवहन विभाग ने राजधानी में चलने वाले सभी सीएनजी यात्री वाहनों के लिए लागू सीएनजी लीकेज टेस्ट सर्टिफिकेट की वैधता 30 सितंबर तक बढ़ा दी है। जिन सीएनजी गाड़ियों का ये टेस्ट सर्टिफिकेट 1 फरवरी से लेकर 30 जून के बीच खत्म हो रहा है, उस सर्टिफिकेट को अब 30 सितंबर तक वैलिड माना जाएगा। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में चल रहे विवाद के बीच चीन में भारत के राजदूत विक्रम मिस्री ने कड़े शब्दों में चीन को चेतावनी दी है। विक्रम मिस्री ने समाचार एजेंसी पीटीआई के साथ बातचीत में कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के लिए सैन्य गतिरोध को समाप्त करने का एकमात्र तरीका है वहां नए निर्माण बंद करना। इसके अलावा भारतीय सैनिक पेट्रोलिंग में अवरोध पैदा करना बंद करें।
उन्होंने कहा कि गलवान घाटी पर चीन की संप्रभुता का दावा टिकने योग्य नहीं है। ऐसे बढ़ा चढ़ाकर किए गए दावों से कोई मदद नहीं मिलने वाली। जमीनी स्तर पर यथास्थिति को बदलने के चीन के प्रयासों का द्विपक्षीय संबंधों पर दुष्प्रभाव पड़ेगा और प्रतिक्रिया होगी। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से कल मुलाकात की और उन्हें सीमा पर मुस्तैद जवानों की तैयारियों को लेकर जानकारी दी। पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन तनाव के बीच जमीनी विवाद स्थिति का जायजा लेकर लौटे सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से शुक्रवार को मुलाकात की। उन्होंने रक्षा मंत्री को वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सैन्य गतिरोध को लेकर ताजा हालात से अवगत कराया। सेना प्रमुख ने रक्षा मंत्री को वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पिछले दिनों के घटनाक्रम, वहां की गतिविधियों और सेना की तैयारियों को लेकर विस्तार से जानकारी दी। लद्दाख के 2 दिन के दौरे पर गए जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने लेह अस्पताल में जाकर सेना के घायल जवानों से मुलाकात की। गलवान घाटी में 15 जून की रात चीनी सैनिकों से 2-2 हाथ करने वाले सैनिकों को सेना प्रमुख ने सम्मान पत्र भी दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी हाल ही में रूस के दौरे से लौटे हैं। राजनाथ सिंह ने मॉस्को रूसी नेतृत्व के साथ कई अहम मसलों पर द्विपक्षीय बैठक की और दूसरे विश्व युद्ध के 75 वर्ष पूरा होने के अवसर पर आयोजित विक्ट्री परेड में हिस्सा लिया था। अमेरिका ने हांगकांग मामले से जुड़े चीन के अधिकारियों पर वीजा प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने इस कदम की घोषणा करते हुए कहा कि वो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश को लागू कर रहे हैं। पॉम्पियो ने कहा कि इनके बारे में माना गया है कि उन्होंने 1984 चीन ब्रिटेन संयुक्त घोषणा पत्र में गारंटी प्रदान की गई हांगकांग की उच्च स्तर की स्वायत्तता को दबाया या मानवाधिकारों को और बुनियादी स्वतंत्रता को कमतर किया, या ऐसा करने में इनकी मिलीभगत है। उन्होंने कहा कि इन अधिकारियों के परिवार के सदस्य भी इसी तरह के प्रतिबंध का सामना कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार विशेषज्ञों ने चीन में मानवाधिकारों के दमन पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि शिजियांग के मुस्लिम बहुल इलाकों में उइगर मुसलमानों के साथ बेहद बर्बर व्यवहार हो रहा है। चीन ने तिब्बत के स्वायत्त क्षेत्र की आजादी भी छीन ली है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायोग कार्यालय ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करके कहा कि चीन की सरकार से नागरिकों के मौलिक आजादी का दमन रोकने के लिए कई बार बात की जा चुकी है। संयुक्त राष्ट्र ने शिजियांग प्रांत और तिब्बत के लोगों के दमन को लेकर ऐतराज जताया था। वहां वकीलों को बंदी बनाए जाने और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के गायब होने पर भी सवाल उठाए थे। संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों ने कोविड-19 पर जानकारी दे रहे पत्रकारों, स्वास्थ्य कर्मियों के भी दमन की बात की है। गाजियाबाद जिले के इंदिरापुरम में हुई घटना के बारे में जिसने भी सुना दंग रह गया। माँ का शव फंदे पर लटका था, वहीं पास में ही फर्श पर बच्चा नीचे खेल रहा था। बच्चे को तनक भी आभास नहीं था कि उसके सिर से माता पिता का साया उठ गया है। पुलिस के मुताबिक अंजलि के मोबाइल पर 3 मैसेज भेजे गए थे, जिसमें लिखा गया था कि दीदी कल सुबह समय से घर पर आ जाना। इसके बाद दूसरे मैसेज में लिखा था कि बाबू घर पर अकेला होगा। सुबह करीब 5:45 बजे जब अंजलि की आंख खुली तो मैसेज खोलकर देखा तो उन्होंने मैसेज किया कि तुम कहां जा रही हो। जवाब नहीं मिलने पर पल्लवी को कॉल किया तो कॉल रिसीव नहीं हुआ। अनहोनी की आशंका पर उन्होंने गाजियाबाद में रहने वाली सहेली को कॉल करके जाने को कहा। सुबह करीब 7:30 बजे अंजलि की सहेली ने फ्लैट का दरवाज़ा खोलकर देखा तो पल्लवी का शव फंदे पर लटका था और वहीं बच्चा खेल रहा था। रोने की आवाज़ सुनकर पड़ोसी मौके पर पहुंचे। पुलिस के सामने बच्चे को उठाया गया। पड़ोसी ने बताया कि सुबह करीब 6:30 बजे बच्चे के रोने की एक बार आवाज़ आई थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस तरह की घटना घटी है। पड़ोसियों के मुताबिक दिवाली के आसपास यहाँ पर रहने के लिए ये परिवार आया हुआ था। कभी उनके घर में किसी प्रकार के लड़ने झगड़ने की आवाज़ तक नहीं आई, जबकि उनकी पत्नी और बच्चा घर से बाहर कोरोना के चलते कम ही निकलते थे। निखिल घर पर ही रहकर काम कर रहा था। पुलिस को बेडरूम से सब्जी काटने वाला चाकू खून से सना मिला। बिस्तर और तकिए पर भी खून फैला था। बच्चे के कपड़े पर पीछे से खून के निशान थे, लेकिन बच्चे पर किसी प्रकार का कोई चोट या घाव नहीं था। फॉरेंसिक टीम ने चाकू को कब्जे में ले लिया है। पुलिस का कहना है कि महिला ने पहले नस काटने की कोशिश की होगी। असफल होने पर कपड़े के फंदे से जान लटक कर आत्महत्या कर ली। पहले किसने आत्महत्या की होगी, इसकी पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट होने के बाद ही पता चल सकेगी।
केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की अध्यक्षता में कोविड-19 पर गठित उच्च स्तरीय मंत्री समूह की 17वीं बैठक हुई। मंत्री समूह को देश में कोविड-19 की ताजा स्थिति, कार्रवाई और प्रबंधन से अवगत कराया गया। बैठक में भारत और अन्य देशों की तुलनात्मक स्थिति को स्पष्ट करते हुए मंत्री समूह के समक्ष एक संक्षिप्त स्नैपशॉट प्रस्तुत किया गया। मंत्री समूह कोविड-19 पर काबू पाने के बचाव के उपायों के अलावा भविष्य में उठाए जाने वाले कदमों पर भी इस समूह में विचार किया गया। रिकवरी रेट 58% से भी ऊपर हो गया है और लगभग 5 लाख के करीब जो अब तक कोविड से भारत में मरीज प्रभावित हुए हैं, इसमें से लगभग 3 लाख मरीज ठीक होकर घर वापस चले गए हैं और जो बचे हुए मरीज हैं उनमें से भी अधिकांश रोड टू रिकवरी पर है। आने वाले समय में वो घर वापस लौटेंगे। हमारा सारे दुनिया में अभी भी जो मोर्टेलिटी फैटेलिटी रेट है वो 3% के करीब है, जो सबसे कम है। हमारा जो ये लॉकडाउन के पहले जो डबलिंग रेट 3 दिन के करीब था, आज वो डबलिंग रेट 19 दिन के आसपास है। 85% हमारे देश में जो मरीज़ हैं वो 8 स्टेट्स से हैं और इसी प्रकार से जो अभी तक जो दुर्भाग्यपूर्ण मौतें हुई हैं उसका भी 87% वो हमारा इन्हीं 8 स्टेट्स में है। इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल के नेतृत्व में केंद्रीय स्वास्थ्य दल आज महाराष्ट्र के दौरे पर है। इससे पहले कल केंद्रीय दल ने अहमदाबाद का दौरा कर गुजरात में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की। इस दौरे पर संयुक्त सचिव ने अधिकारियों और राज्य में चलाए जा रहे विशेष कोविड-19 वैन धन्वंतरी रथ के लोगों से बातचीत की। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड मरीजों के इलाज के लिए संशोधित क्लिनिक मैनेजमेंट जारी किया है। इसके तहत डेक्सामेथासोन को कोविड मरीज के इलाज के लिए एक विकल्प के तौर पर मंजूरी दी है। ये दवा स्टेरॉइड है। तो ये कोविड-19 के खिलाफ जंग जारी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड मरीजों के इलाज के लिए संशोधित क्लिनिक मैनेजमेंट जारी किया। इसके तहत डेक्सामेथासोन को कोविड मरीज के इलाज के लिए एक विकल्प के तौर पर मंजूरी अब दे दी गई है। यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के नतीजे आज घोषित कर दिए गए। नतीजों की घोषणा करते हुए प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि इस बार परीक्षा परिणाम पिछली बार से अच्छे हैं। इसके लिए पूरी शिक्षा विभाग ने कड़ी मेहनत की है। सिर्फ 21 दिनों में ही हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की 2,91,00,000 कापियों का मूल्यांकन किया गया। उन्होंने कहा कि हम सभी परीक्षार्थियों को बेहतर भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हैं। उन्होंने कहा कि हाई स्कूल इंटरमीडिएट में प्रथम 10 स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को प्रदेश सरकार की ओर से 1 लाख रुपए और एक लैपटॉप देकर सम्मानित किया जाएगा। इस बार 10वीं और 12वीं की परीक्षा में 51,30,481 परीक्षार्थी शामिल हुए, जिसमें 10वीं में 27,44,976 परीक्षार्थी और इंटरमीडिएट में 23,85,505 परीक्षार्थी शामिल हुए। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा का परीक्षाफल घोषित होना अपने आप में एक महत्वपूर्ण बिंदु इसलिए है कि पूरे अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में 56,10,819 परीक्षार्थी पंजीकृत हुए थे और इनमें जो परीक्षा दी थी उन्होंने 52,57,135 लोगों ने परीक्षा दी थी। इनमें आज परीक्षाफल अब आ जाए, ये अपने आप में एक सपना था। सपना मैंने इसलिए कहा कि कठिन परिस्थितियों में हमने परीक्षाएं कराई थी और कोरोना के संक्रमण काल में मैं अवनीश अवस्थी जी को इसलिए बधाई दे रहा हूं कि आराधना जी ने उनसे आग्रह किया था कि हम कॉपी की चेकिंग पूरी सुरक्षा और सावधानी के साथ करा लेंगे और उन्होंने अपने सतत प्रयत्न से इस चीज को गृह विभाग के द्वारा
सरकार के द्वारा उसको अनुमन्य किया गया और उसके बाद हमारी कॉपी चेकिंग भी 21 दिनों में इतना मैंने कहा कि 52 लाख से ऊपर की कॉपियों को चेक करना लगभग 2,82,304 इतनी कॉपियों को 21 दिनों में जांचना और उन जांचने के बाद उनका परीक्षा फल अत्यंत शीघ्रता के साथ में घोषित करना, ये महालक्ष्य हमारे माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा प्राप्त किया गया। आप जानते हैं कि मैं थोड़ी सी भूमिका के बाद रिजल्ट को घोषित करूंगा। हमारा रिजल्ट इस बार का मैं फिर से बधाई दूंगा अपने बच्चों को कि हमारा रिजल्ट पिछले वर्ष की अपेक्षा अच्छा रहा है, हाई स्कूल का भी और इंटरमीडिएट का भी। और हमारे इस परीक्षा फल को आने में हमने एक बड़ा मैराथन प्रयत्न किया है और उस मैराथन प्रयत्न में सबसे पहले हमने 10 माह पहले ही घोषित कर दिया था कि 18 फरवरी को परीक्षा प्रारंभ करेंगे और 6 मार्च को समाप्त कर देंगे। इंटरमीडिएट की परीक्षा 15 दिन में, हाई स्कूल की परीक्षा 12 दिन में, ये हमने संपादित किया। ये ऐसा लक्ष्य था जो माध्यमिक शिक्षा परिषद के इतिहास में पहला अवसर था। 1.5 महीना हमारी परीक्षाएं चलती थी, हमने 12 दिन और 15 दिन में केवल परीक्षाओं को समाप्त किया। साथ में हमने प्रश्न पत्रों के मॉडल प्रश्न पत्र अपलोड कर दिए थे। फ्री के एक टोल फ्री हेल्पलाइन हमने लगा दी थी। अब की बार नकल विहीन परीक्षा हो सके, इसके लिए इतना वृहत इंतजाम किया गया था कि 95,000 परीक्षा कक्षों को जहां हमने लिया था, वहीं 1,91,000 जो सीसीटी कैमरे, राउटर और हाई स्पीड इंटरनेट के प्रावधान के साथ में लगाए गए थे। हर परीक्षा केंद्र पर हमारा जो मॉनिटरिंग सेंटर था और परीक्षा केंद्र के बाद शहर का एक मॉनिटरिंग सेंटर होता था, जहां सीधे सीसीटी कैमरा के माध्यम से हम देख सकते थे और पूरे शहर के साथ साथ सारे शहरों को जोड़ता हुआ लखनऊ में एक सेंट्रलाइज्ड मॉनिटर सेंटर था, जिससे हम लाइव मॉनिटरिंग भी करने में सफल थे। यानी इस बार हमने टेक्नोलॉजी का पूरा उपयोग किया और टेक्नोलॉजी के प्रयोग के साथ साथ हमने एक कॉल सेंटर भी यहाँ पर बनाया, संचालित किया। 2 हेल्पलाइन नंबरों को, समर्पित ईमेल आईडी को, ट्विटर हैंडल को हमने साथ में लगाया और कॉपियों में नकल ना हो सके, इसके लिए 4 रंगों की उत्तर पुस्तिकाओं को, पहली बार 4 रंगों की उत्तर पुस्तिकाओं को जो क्रमांकित करके उनमें कोडिंग करके उनको हमने परीक्षा के लिए रखा था। और जो परीक्षा की ड्यूटी लगती थी उसको भी एक एप्लीकेशन के द्वारा, इस एप्लीकेशन मॉड्यूल के माध्यम से उसको लगाया गया। और पहली बार आपको जानकर अच्छा लगेगा कि इस वर्ष की परीक्षा में हम लोग इंटरमीडिएट में भी कंपार्टमेंट परीक्षा का प्रावधान कर रहे हैं। कंपार्टमेंट परीक्षा का यानी उसको अगर किसी को एक विषय में फेल है, देना चाहता है, तो हम परीक्षा का उसको अवसर देंगे। हमको लगता है कि सामान्य परिस्थिति आने पर कंपार्टमेंट परीक्षा को हम कराने में सफल होंगे। परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, हमारे लिए संतोष का विषय ये है कि इस बार फिर से बालिकाओं ने स्थान प्राप्त किया है, ज़्यादा स्थान प्राप्त किया, ज़्यादा सफलता प्राप्त की है। मैं खास तौर पर अपनी उन सभी बालिकाओं को जिन्होंने सम विषम परिस्थिति के बावजूद अच्छा स्थान प्राप्त किया है, उन सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं। हमारे लिए प्रसन्नता का विषय ये है कि कोविड-19 के बावजूद हाई स्कूल का परिणाम इस बार 83.31% रहा है और इंटरमीडिएट का परिणाम 74.63% रहा है, जो विगत वर्ष की तुलना में बेहतर स्थिति की ओर इशारा करता है। मैं एक बार फिर से डॉक्टर दिनेश शर्मा जी को और उनकी पूरी टीम को, जिन्होंने कड़ी मेहनत से परीक्षा संपन्न कराने और फिर कोविड-19 के बावजूद लॉकडाउन आदि की बहुत सारी बंदिशें थीं, उस सब के बावजूद समय से
जितने भी परीक्षार्थी थे उनकी परीक्षा की कॉपियों को चेक कराने और समय से इन सब को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ा करके आज रिजल्ट को भी राज्य बोर्डों में सबसे बड़े बोर्ड में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने परिणाम घोषित किया है। मैं इसके लिए उनकी पूरी टीम को हृदय से बधाई भी देता हूं, धन्यवाद भी देता हूं। एक बार सफलतम होने वाले सभी परीक्षार्थियों को, इंटरमीडिएट बोर्ड या हाई स्कूल बोर्ड के हों, उन सभी को मैं हृदय से बधाई देता हूं और विश्वास करता हूं कि वे निरंतर अपने परिश्रम से, अपनी मेधा से उत्तर प्रदेश और देश को अपनी प्रतिभा का लाभ आने वाले समय में देंगे। हम जरूर ध्यान रखें कि 1 जुलाई से उन्हें मार्कशीट जरूर मिलेगी, लेकिन हम घर के बाहर निकलें तो मास्क जरूर पहने, फेस कवर जरूर रहना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखेंगे। बहुत जल्दी सरकार आगे की कार्य योजना पर भी कार्य कर रही है कि आगे हमें कैसे शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं का संचालन करना है। भारत सरकार की गाइडलाइन आने और राज्य सरकार में भी इस संबंध में सभी संबंधित जो संस्थाएं हैं, बोर्ड हैं, उन सभी के साथ एक बार विचार विमर्श करने के बाद हम लोग फिर आगे की रणनीति बनाएंगे। और मैं इस अवसर पर सफलतम सभी छात्र छात्राओं को हृदय से अपनी बधाई देता हूं।